कल हमने जो उपसर्ग होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। उपसर्ग 20 होते हैं। वो कौन से होते हैं 20 उपसर्ग, वो भी हमने पढ़ा। और उसके साथ उस उपसर्ग का जो मीनिंग होता है वो भी हमने पढ़ा है, सीखा है। और उसके साथ उसके उदाहरण भी हमने लिए हैं। लेकिन आज थोड़ा और एक दो उदाहरण लेके हम उस उपसर्ग का जो चैप्टर है वो आज क्लोज करेंगे। और नया चैप्टर जो है क्रिया विशेषण, मतलब अव्यय में जो और एक पार्ट आता है, हिस्सा आता है, उसका नाम है क्रिया विशेषण। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है पाली सीखने के लिए, पाली पढ़ने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि क्रिया विशेषण ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया के बारे में विशेषता बताता है। तो आज हम उसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज हम उपसर्ग के थोड़े उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देखने के बाद हम आज क्रिया विशेषण देखेंगे। ओके। वैसे ही मैंने आपको अपने पाली ग्रुप, पाली स्टडी ग्रुप जो है व्हाट्सएप का, उस ग्रुप पर मैंने क्रिया विशेषण करके एक पीडीएफ फाइल भेजी है। तो वो आप ओपन करके उसका भी स्टडी क्लास खत्म होने के बाद आप वो देख सकते हो। ओके। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उदाहरण मैं ले रहा हूँ उपसर्ग का। तो गेहस्मा, तो गेहस्मा, निखमित्वा, निखमित्वा, पबजी। तो यहाँ पे इस वाक्य में सो गेहस्मा निखमित्वा पबजी, पबजी, ये क्या हुआ? ये क्रियापद है पास्ट टेंस का। पबज्यति का पास्ट टेंस, मतलब यहाँ पे ई, ये पास्ट टेंस का प्रत्यय लग गया है। तो ये प्रबज्जित हुआ, हो गया, इसके अर्थ में ये पबज्जी है। तो कौन पबज्य है? सो। तो गेहस्मा मतलब घर से। अभी ये जो निखमित्वा जो शब्द है, तो इसका व्याकरण क्या है? तो ये पूर्वकालिक है, क्योंकि इसे त्वा लग गया है। और निखमित्वा का मतलब होता है घर से बाहर निकलकर। तो यहाँ पे ये जो नी जो है, ये यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। यहाँ पे नी जो है उपसर्ग है। ओके। तो सो गेहस्मा निखमित्वा पबज्जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस वाक्य का मतलब क्या हुआ? वह घर से निकल कर, निकल कर प्रवर प्रवर्जित हो गया या हुआ, ऐसा इसका मतलब होगा। वह घर से निकलकर प्रवर्जित हो गया या हुआ। ओके। और दूसरा उदाहरण मैं देता हूं आपको।
उपसंक्रमित्वा 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 पन्यते आसने आसने निसीदी निसीदी। ओके, तो यहाँ पे निसीदी है क्रियापद, तो ये भी क्या है, पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। ओके, तो यहाँ पे सीध जो है ये मूल धातु है। सीध का मतलब होता है बैठना, और यहाँ पे नी जो है ये उपसर्ग लग गया, तो इसका मतलब होता है नीचे। अगर आप देखेंगे मैंने जो कल लिस्ट दी, तो वहां पे नी का मतलब और एक है नीचे। नीचे मतलब नीचे बैठता है। निसीदी मतलब बैठता है, नीचे बैठता है। पन्यते आसन मतलब जो आसन उस उनके लिए दिया है, उस आसन पर बैठता है। मतलब नीचे मतलब जमीन पर नहीं, अभी यहाँ पे तो आसन दिया है तो आसन पर बैठता है, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। लेकिन ये जो निषिद्धि जो शब्द है क्रियापद, यहाँ पे नी ये क्या है, ये उपसर्ग है। अभी यहाँ पे उपसंक्रमित्वा, तो ये कैसा बना शब्द, उप सं, ये कम इत्वा, ऐसा ये शब्द है। कम का मतलब है जाना, संग में खुद जाना। इत्वा का मतलब होता है पूर्वकालिक अव्यय। ओके, तो यहाँ पे उप जो है ये क्या है, उपसर्ग है, मतलब नजदीक, नजदीक जाना, नजदीक। तो इसका मतलब क्या होता है, उपसंक्रमित्वा पन्नते आसने निसीदी, मतलब क्या होता है, नजदीक जाकर या पास जाकर, पास जाकर, क्योंकि ये पूर्वकालिक काव्य है ना, इत्वा यहाँ पे लग गया है। पास जाकर या नजदीक जाकर, ये पन्यते मतलब क्या हुआ, कहा हुआ या बताया हुआ, कहा हुआ या बताया हुआ। आसन मतलब आसन पर, आसन पर बैठा या बैठ गया, बैठ गया। कौन बैठ गया, वह। अभी यहाँ पे कर्ता नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे हम ले सकते हैं सो। ओके, सो उपसंक्रमित्वा पन्यते आसने निषेधी, मतलब वह नजदीक आकर या पास आकर जो कहा गया जो आसन है, उस आसन पर बैठ गया या बैठा। इसी तरह इस वाक्य का यहाँ पे मीनिंग होता है, अर्थ होता है। ओके, तो हम यहाँ पे उपसंक्रमित्वा, उप ये यहाँ पे उपसर्ग है, और यहाँ पे नी ये उपसर्ग है, ये हमें पता चलता है। और
तीसरा उदाहरण मैं लेता हूं। अट्ठविमुखे। विमुखे अनुलोमम। अनुलोमम पी पटिलोमम पी पी समापज्यति। ओके, यहाँ पे कौन सा शब्द है? यहाँ पे उपसर्ग कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे आया है उपसर्ग? उपसर्ग सर सेंटेंस मोठे हाँ तो है ना इसमें तो। हेलो, एम आई ऑडिबल सर? आवाज बहुत कम आ रहा है। विमुख्य आहे ना, त्याच्यात वी आहे. हाँ आणि लोमपी मध्ये अनु आहे. पटी हाँ पटी मध्ये पण आहे ना, पटी पण आहे. हाँ। हम्म. पी आपण घेतो का? हे मला वाटतं सर. हाँ ओके, ठीक है। आवाज बहुत ही कम आ रहा है आप। अनु पटी हाँ हाँ। विमुख्य वी अनु आणि पटी हे मला तीन वाटतं. यस यस यस, हाँ यस यस। अट्ठ विमुखे अनुलोमं पी पटिलोमं पी समापज्यति। समापज्जी का पज्यति का मतलब होता है वो उसमें क्या बोलते हैं उसे, एंटर, मतलब ध्यान करते वक्त उसमें वो चले जाते हैं, मतलब वो ध्यान में वो अ, ध्यान प्राप्त करते हैं, ऐसा इसका मतलब होता है। ये समापज्यतीय है, तो यहाँ पे स जो है ये कोई उपसर्ग नहीं है। ये यहाँ पे समा, मतलब ये पज्यति, मतलब योग्य प्रकारे, बहुत अच्छी तरह वो क्या होते हैं, अनुलोम और पटिलोम क्या होता है, वो ध्यान करते हैं, अनुलोम पटिलोम का ध्यान करते हैं, ऐसा इसका मतलब होता है। ओके। या ये अनुलोम, ये जो अट्ठ विमुख जो है, विमोक्ष है, तो उसको वो प्राप्त करते हैं, अटेंड करते हैं, समापज्यति का मतलब होता है। तो इसी तरह ये अनुलोम और पटिलोम, अनुलोम का मतलब होता है ये सीधा तरीके से जाना, और पटिलोम का मतलब होता है ऐसे उल्टा ये होना। हमारे हाथ पर जो लोम जो होते हैं, तो उसका जो डायरेक्शन होता है, तो उसको हम अनुलोम कहते हैं। अगर उसे ऐसा उल्टा कर दे तो उसे पटिलोम कहते हैं। तो कोई भी हम क्रिया करते हैं, तो क्रिया करने के वक्त जो सीधा क्रिया की जाती है उसे अनुलोम कहता है, और जो उल्टा क्रिया करते हैं तो उसको हम पटिलोम कहते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध ने जो 8 ध्यान थे, तो 8 ध्यान का ध्यान कैसा किया था, उसे ही अट्ठ विमुख का कहते हैं। 8 ध्यान को ही अट्ठ विमुख कहते हैं। तो पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये क्या हो गया, अनुलोम हो गया। फिर से
आठवें से सातवां और सातवें से छह, छह से पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो ऐसा उल्टा उन्होंने जब ध्यान किया तो उसे क्या बोलते हैं, पटिलोम कहते हैं। तो इसका ऐसा ये मतलब हो गया। अट्ठ विमुखे अनुलोम पी पटिलोम पी समापज्यति। ओके। नंदा नवंग नव नगे। हा, तुम्हाला काही म्हणायचंय का मॅडम? नंदा मॅडम. नाही सर, झालं तेच सांगणार होते मी, बर. उपसर्ग सांगणार होते. ओके ओके. और मैं ये ढूंढ रहा हूँ एग्जाम्पल्स आपको बताने के लिए। एक मिनट। ये चौथा, दूर दूर नु बोधं अभिधम्मं यथा बलं। यथा बलं दे से तुम वट्टति। ओके। यहाँ पे कौन सा है उपसर्ग, कौन से है यहाँ पे? एक दूर और अनु। हाँ, अभी देसेतु वट्टति मतलब दूर अनुबोधन अभिधम्मं। मतलब ये अनुभोध करने के लिए बहुत ही कठिन है। क्या क्या कठिन है? अभिधम्मं यथा बलं मतलब यथाशक्ति अभिधम्म का देशना देने के लिए बहुत ही कठिन है ऐसा। वट्टति मतलब ये क्या होता है, उपयुक्त होता है या दूर अनुबोधन अभिधम्मं यथा बलं देसे तुम।
वट्टति। तो अभिधम्म का अभिधम्म का देशना देने के लिए अभिधम्म का देशना देने के लिए ये बहुत ही दूर अनुबोध मतलब कठिन है, बोध करने के लिए कठिन है, ऐसा ये उपयुक्त है, ऐसा इसका मतलब होता है। थोड़ा ये कठिन है ये लेकिन ये मैंने आपको दूर अनुबोध, ये अनु और ये यहाँ पे अभी ये उपसर्ग के लिए मैंने ये उदाहरण लिया है, तो उतना आप समझ लीजिए। और एक पांचवा, हम पराभव सूत्र जो देखते हैं पढ़ते हैं, तो इसी इसी में भी एक ऐसा वाक्य आता है, इति हेतं, इति हेतं विजानाहि, विजानाहि, विजानाहि प्रथमो तो पराभव, पराभव। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, कहाँ पे है उपसर्ग, कहाँ कहाँ है, कौन बताएगा? इति हेतं विजानाहि प्रथमो सो पराभव। हाँ कहिए। हेलो। हॅलो सर, ते आहे तुमचा ना, आवाज खूप कमी येतो मॅडम. अरे काय माहिती विजा नाही आहे आणि पराभव नाही येणार ना? विजा नाही. हम्म, तुमचा आवाजच येत नाही. आणि इथे पराभव, पराभव. ओके. अच्छा. हाँ हाँ, परा कारण म्हणजे दूर. अच्छा. हाँ पराभव भव। हाँ. आप अगर देखेंगे परा का परा ये जो है दूर, एक और पीछे और विरुद्ध, इसका मतलब है परा का मतलब विरुद्ध, और भव का मतलब है या होना या उत्पन्न होना। तो ये उसका जो विरुद्ध अर्थ करना है, तो ये यहाँ पे परा लग गया, तो इसका नष्ट होना या इसका विरुद्ध होना, उत्पन्न नहीं होना, इस अर्थ में ये पराभव ये अर्थ उसका होता है। वी जाना ही, वी जाना ही ये जो है, तो यहाँ पे जानाती ये क्रियापद है, और यहाँ पे वी उसको ये लग गया, उपसर्ग लग गया। तो वी का अर्थ मतलब जो होता है, हमने देखा है वी का मतलब क्या होता है, उस विशेषता भी वहां पे दिखाई जाती है, मतलब विशेषता या स्पष्टता। तो वी जाना ही मतलब स्पष्ट तरीके से जानता है, स्पष्ट तरीके से जानेगा। ये ही जो है ये तो आज्ञार्थ का मध्यम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय है, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है। तो इति ही एतं मतलब इस तरह यह अच्छी तरह से जानना है या स्पष्ट तरीके से जानना है, ये जो है यह प्रथम पराभव है, इसी तरह इसका मीनिंग होता है। इति ही एतं विजाना ही मतलब इस तरह 10 यह स्पष्टपने, स्पष्ट रूप से या विशेष रूप से जानना है कि यह प्रथम पराभव है, मतलब यह ये पहला पराभव है, ये इसका मतलब ऐसा होता है।
6 सत्त सप्ताहम। तो हाँ पूर्णिमा मैडम बोलिए। तो हाँ पूर्णिमा मैडम हाँ निरा हाँ सर, जय भीम सर. हाँ जी। मी म्हटलं हा पराभवला आपण जर म्हणजे मूळ शब्द नाहीये का पराभव म्हणजे हा, मग आपण नहीं त्याला नहीं लावलाय उपसर्ग हो प्रिफिक्स. हो 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 बरोबर। हम वो शब्द नहीं है पराभव। नाही आप पण मग आपण अर्थ घेताना काय म्हटलंय की यह पहिला पराभव है. हाँ 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 कारण तुम्ही सांगताना परा म्हणजे विरुद्ध आणि भव म्हणजे उत्पन्न होणार. आणि जर हा विरुद्ध अर्थाने वापरत आहे आपण परा प्रिफिक्स हाँ म्हणजे नष्ट होणार. हाँ म्हणजे म्हणजे नाही कळत उस थोडस समजून सांगा ना. मतलब जो होना था, अच्छा होना था, तो उसके विरुद्ध होना, मतलब पराभव। मतलब अभी हम ये जो शब्द है पराभव, ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं ज्यादा? युद्ध में या इसमें जी ये करते हैं जी जी क्या जीतने के लिए, नहीं क्या? जी हाँ, हाँ, जी हाँ. तो यहाँ पे ज्यादा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब जितना जो है उसके विरुद्ध जो एक्शन होती है तो ये पराभव होता है, ऐसा उसका मीनिंग है पराभव। मतलब अधोगति को भी जाना। अभी यहाँ पे हम अध्यात्म में ये मतलब धम्म में इसका अर्थ इसी लेंगे कि अधोगति होना, मतलब उसका पराभव होना, अच्छा. ऐसा इसका मीनिंग हम ले सकते हैं। और युद्ध के इसमें जो जीतता है वो जो हारता है तो उसका क्या होता है? पराभव होता है, मतलब उसकी अधोगति होती है, वो नष्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो इसका मीनिंग जो पराभव है, पराभव शब्द का मीनिंग जहाँ जो कंटेंस्ट है, मतलब संदर्भ है, उसके जी हिसाब से हमें लगाना है। जी. ओके। ओके सर, थैंक यू. सत्त सप्ताहं सो निराहारो वने वसी। वने वसी। ओके। सर हे निराहारो मध्ये नी आहे ना उपसर्ग. हेलो। सत्त सप्ताहं सो निराहारो व वने वसी। तो यहाँ पे सत्त सप्ताहं का मतलब होता है एक, सॉरी, ये सत का 7 और ये सप्ताह मतलब आठौड़ा, मतलब क्या हम बोलते हैं? हफ्ता बोलते हैं ना, 7 हफ्ता। सो निराहारो, तो यहाँ पे निराहारो मतलब नीर आहारो, मतलब विदाउट खाना, खाना नहीं खाते हुए, ऐसा इसका मतलब होता है। निराहारो मतलब विदाउट फूड, खाना नहीं खाए। वो वो क्या क्या उन्होंने? वने वसी, मतलब वन में रहा। ये वसी का ये क्या है? पास्ट टेंस है, ई प्रत्यय लगेगा। वसती, वसती का ये वसती, वसती का ई प्रत्यय जो है, ये वसती प्रेजेंट टेंस हो गया और ई यहाँ पे लग गया तो वसी हो गया। तो वन में रहा, ऐसा इसका अर्थ होगा। तो क्या 7 सप्ताह वह बिना खाए हुए, मतलब कुछ नहीं खाते हुए वन में रहा। बिना कुछ खाते हुए वह 7 हफ्ते जंगल में रहा, ऐसा इसका मीनिंग होता है, हो जाएगा। ओके।
आहारो, यहाँ पे निर ये जो है उपसर्ग है। ओके। और एक उदाहरण हम लेते हैं लास्ट। हम्म। उपराजा, उपराजा, पटी राजानम, पटी राजानम, अभी, अभी भवितुम, अभी भवितुम, उपनगरं, उपनगरं गतो। ये गतो जो है अभी ये पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब गया, इसका अर्थ होता है गया। और ये यहाँ पे क्रियापद के हैसियत से यहाँ पे इसका उपयोग किया गया है। गतो का मतलब ये गच्छति का, ये गच्छति का क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा ये कैसा हुआ क्या हुआ, तो ये हम देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ गतो का मतलब गया, ऐसा आप समझिए। तो उपराजा मतलब पटी राजानंग अभिभवितुम उपनगरं गतो। तो उपराजा मतलब द राजा की जो नेक्स्ट टू द किंग जो होता है, मतलब उसके नजदीक का राजा जो होता है उसे उपराजा कहते हैं। पटी राजानंद मतलब उस राजा का विरुद्ध, विरोधी राजा। ओके। अभी भवितुम उपनगरं गतो। तो यहाँ पे कौन कौन सा उपसर्ग आया है, कौन कौन सी उपसर्ग आया है? कोण बताएगा? प्रज्ञा मॅडम तुमचा आवाज येत नाही, तुमचा आवाजच कळत नाही काय म्हणता तुम्ही. सर आता येतोय? हा 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 आता येतोय व्यवस्थित. उपराजामध्ये उप है ना, पटी राजा म्हणजे पटी, अभिभाविंतू मध्ये अभि आणि परत उपनगर मध्ये उप. मग याचा अर्थ सांगा बरं, पूर्ण वाक्य. उपराजा जो आहे तो दुसऱ्या राजाच्या विरुद्ध उपनगरात जातो. नाही, गतो म्हणजे पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट टेन्स मध्ये येणार ना, गेला. सर अभिभाविंतू काय आहे ना? अभिभवितुम मीन्स टू कॉन्कर, मतलब जीतने के लिए. त्या दुसऱ्या राजाच्या विरुद्ध जिंकण्यासाठी, त्याला जिंकण्यासाठी उपनगरात गेला.
उपनगरात गेला का उपनगराला गेला. टू उपनगराला बी द्वितीय पर्टिक्युलर. विभक्ती. हा, बी द्वितीय पर्टिक्युलर. द्वितीय विभक्ती उपनगराला. हा हा आणि गतो पास्ट पार्टिसिपल गेला हा पास्ट टेन्स. हा. गतच म्हणजे गतो ना. पूर्ण वाक्य नीट व्यवस्थित सांगा. उपराजा हा त्या दुसऱ्या राज्याच्या विरुद्ध त्याला जिंकण्यासाठी, त्याला कॉन्कर करण्यासाठी उपनगराला गेला. गुड. थँक्यू. तो इसी तरह हर एक वाक्य में या शब्द में कहीं कहीं ना कहीं तो भी उपसर्ग आता है, तो उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, हमें उसको अच्छी तरह से समझना है और ट्रांसलेशन के लिए वो बहुत ही पर्टिकुलर हमें ध्यान रखना. ओके. तो इसके बारे में मतलब उपसर्ग के बारे में किसी को कोई अभी डाउट है या कंफ्यूजन है तो अभी आप बताइए, नहीं तो मैं अभी आपको क्रिया विशेषण क्या होता है वो पढ़ाऊंगा. प्रज्ञा मॅडम, तुमचा हँड रेज राहिलेला आहे तसाच, तो तुम्ही हे करा. हा, वंदना मॅडम. तुम्हाला काय विचारायचंय उपसर्गाच्या बाबतीमध्ये? वंदना मॅडम, हँड रेज केलेला आहे ना तुम्ही? हॅलो सर. हा बोला. हो सर, मला हे उपसर्ग बद्दलच विचारायचं आहे, पण हम्म माईक ऑन होत नाही. हे पटिराजा नंग म्हणतो आपण, तर मग तिथे ते आ जे आपण बुद्धाचं जे आपण जे शिकलो होतो पहिले विभक्ती, तर त्याच्यानुसार पटिराजा नंग तेच वापरायचं ना, नंग. आणि मग हे उपराजा पटिराजा का विरोधी, तो जीतने के लिए अभिभवितो मग आपण इथे ते भवितचा अर्थ हा जिंकणे असं घेतलंय का? कारण की आपण जे हे करतो. बघा, मी तुम्हाला काय शिकवलंय, हे ज्या वेळेस उपसर्ग लागतो त्यावेळेस 3 प्रकार होतात. म्हणजे त्या क्रियापदाचे किंवा त्या शब्दाचे अर्थ जे आहेत ते 3 प्रकारे बदलतात. हे मी तुम्हाला शिकवलं, आठवण आहे ना, कालच शिकवलं तुम्हाला. एक काय होतं, एकतर त्या क्रियेचं काहीतरी विशेषता दाखवली जाते, त्याचा मिनिंग तो होतो, उपसर्ग लागल्यानंतर. नाहीतर काय होतं की त्या क्रियेच्या अगदी विभिन्न त्याचा अर्थ होतो. बरोबर. हा दुसरा भाग सांगितला. नाहीतर मी काय सांगितलं की त्याचा एकदम उलटा अर्थ निघतो, आहे की नाही? तर त्या पद्धतीने तुम्ही ह्या शब्दांकडे बघायचं. आता अभिभवितुम, आता यामध्ये अभिभवितुम, आता अभि हा जर उपसर्ग असेल तर तुम्ही जर आता भव हा शब्द जर घेतला समजा, तर भव का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना. हाँ हाँ, तो अभी लग गया, उसका अगर उसे अभी उपसर्ग लग गया तो उसका जो अर्थ है वो भिन्न हो गया ना. अभिभवितुम का मतलब हो गया जीतना, मतलब कॉन्कर करना, क्योंकि नहीं तो उसको नष्ट करना, ऐसा उसका मीनिंग हो गया. तो हर वक्त हमें वो ये 3 जो प्रकार है उसको ध्यान में रखना है कि ये उपसर्ग लगने से उसका सही तरीके से कौन सा अर्थ मीनिंग हो गया, ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, फिर बाद में उसका मीनिंग लेना है. तो अभी भवितुम का अर्थ हो गया कॉन्कर, मतलब जीतने के लिए, ऐसा. आप अगर कहेंगे अभी भव तो है सर और फिर ये जीतना कैसा हो गया, तो वो अपने हाथ में नहीं है, वो नियम बताता है. कभी कभी भिन्न भी हो जाता है, जैसे हरती और पहरती, ये ये उदाहरण मैंने दिया था कल. तो हरती का मतलब होता है ले जाना, बराबर. और पहरती का मतलब होता है मारना.
तो आप बोलेंगे सर ये प और हरती है, तो हरती का मतलब होता है ले जाना, फिर प का मतलब क्या होता है? ऐसा प का मतलब होता है कि अच्छी तरह से ले जाना, ऐसा होगा क्या? तो नहीं, जी क्योंकि डिक्शनरी में ऐसा अर्थ, हरती का अर्थ क्या दिया है? मारना। तो ये मरना हमें, जी हाँ, ये हमें एक्सेप्ट करना है, ये स्वीकार करना है, मतलब। जी हाँ, ठीक है सर। थैंक यू हाँ, थैंक ओके। अभी ये तीन बातें ध्यान में रखना। कौन सा? उपसर्ग आया तो क्या होता है? एक तो विशेषता दिखाई जाती है, नहीं तो उसका मीनिंग में भिन्नता आती है, या उसका अर्थ उल्टा हो जाता है। ये आप पक्का ध्यान में रखना। मतलब ऐसा हर जगह पे अभी, अगर आप जो उपसर्ग के हिसाब से अभी उपसर्ग ये ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे ठीक है, ऊपर का मतलब होता है नजदीक वाला, बहुत ही, मतलब जो ये मूल राजा नहीं है तो उसके नीचे वाला जो भी होगा ये ऊपर आ जाए जो है, तो ऐसा समझा तो यहाँ पे ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी भवितुम का ये पूरा क्रियापद है, तो इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ओके, हेलो, हेलो। ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, या समझ में नहीं आया उपसर्ग का? ये तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है, पढ़ पढ़ पढ़कर, और उसके मीनिंग आपको देखना है। ओके। अभी किसी को कोई शंका है इसमें, उपसर्ग में? शायद किसी को नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और जो हमारा अगला जो टॉपिक है क्रिया विशेषण, मतलब एडवर्ब, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो वो क्रिया विशेषण की वजह से भी ये वाक्य में कितना बदलाव आता है, मतलब वो कितने महत्वपूर्ण है, ये आपको अभी पता पता चलेगा। ओके, मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो रूढ़ी जो है, ये 5 नंबर, मैंने आपको अव्यय जो है पढ़ाने के वक्त मैंने बताया था कि 5 प्रकार के अव्यय होते हैं। तो पहला जो अव्यय होता है उपसर्ग होता है, फिर बाद में पूर्वकालिक होता है, वो फिर निमित्तार्थक होता है, और चौथा जो होता है ये तद्धितांत होता है, और पांचवा जो होता है ये रूढ़ी होता है। ओके, तो ये जो रूढ़ी जो है, कि इसमें 3 प्रकार होते हैं। रूढ़ी अव्यय प्रधानतः 3 प्रकार के हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो कौन से प्रकार के हैं? क्रिया विशेषण, संयोजक आदि, और विस्मय आदि बोधक, ये 3 प्रकार के ये रूढ़ी होते हैं। ये अव्यय के प्रकार है, मतलब रूढ़ी जो है अव्यय है उसमें के 3 प्रकार है। तो उसमें जे उसमें का जो क्रिया विशेषण है, और संयोजक का आदि, और विस्मय का आदि बोधक जो है, हम आज पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिया विशेषण? आपको पता है कि विशेषण का मतलब क्या होता है? कि जो विशेषता बताता है, मतलब नाम नाम की नाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण ये शब्द कहा गया है, तो इसका मतलब सीधा है कि ये क्रिया के बारे में और अधिक जानकारी हमें बताता है, इसीलिए हम इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया क्रिया विशेषण का? जो शब्द जो शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब। तो यहाँ पे
ये क्रिया विशेषण यहाँ पे मैंने अंडरलाइन की। तो कभी कभी ये क्रिया विशेषण द्वितीया और तृतीया तृतीया विभक्ति के एक वचन में रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्रिया विशेषण जो है ये क्या होते हैं, द्वितीया या तृतीया विभक्ति के एक वचन में रहते हैं। तो उसका उदाहरण यहाँ पे दिया है, वेगं गच्छति। अभी यहाँ पे गच्छति जो है, ये गच्छति, तो ये गच्छति का मतलब क्या होता है, जाता है। तो ये जाने की क्रिया है। तो इस जाने की क्रिया के बारे में ये वेग शब्द जो है ये अधिक जानकारी हमें देता है। मतलब कैसे जाता है, तो वेग से जाता है, मतलब जल्दी से जाता है, मतलब फास्ट जाता है। तो ये उसका जाना कैसा है, जल्दी जाना है। तो ये वेगन क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। मतलब वो क्रिया के बारे में ये शब्द हमें अधिक जानकारी दे रहा है। तो ये कभी कभी द्वितीया में भी रहता है या तृतीया में भी रहता है। तो यहाँ पे वेगन गच्छति मतलब जल्दी जाता है। और कभी कभी ये तृतीया में भी रहता है। कभी कभी ये तृतीया में भी, यहाँ वेगेन, हाँ ये क्या हो गया इसे, हाँ वेगेन गच्छति मतलब जोर से, तेज से जा रहा है या जाता है। वेगेन गच्छति मतलब तेज जा रहा है, ऐसा इसका मीनिंग होगा। तो ये वेगेन और ये वेगन, ये द्वितीया और तृतीया में इसका अर्थ हो जाता है। तो ये जो है इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, तो ये तो क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन अभी ऐसे अव्यय है कि जो क्रिया विशेषण की भांति व्यवहारभूत है। मतलब ऐसे कुछ अव्यय है कि वो क्रिया विशेषण के जैसे अपने व्यवहार में हम उसको उपयोग करते हैं। तो वो कौन से हैं, तो ये नीचे दिए हुए हैं सब। हाँ, ये यहाँ देखिए, ये अज्ञतो का मतलब होता है सामने। ये जो है ये अव्यय है। ये जो अव्यय होते हैं इसको कुछ लिंग या वचन या विभक्ति का कुछ कोई भी प्रत्यय नहीं लगता। वो ऐसा ही सेपरेट रहता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। मतलब अज्ञतो। अभी ये जो अज्ञतो जो शब्द है, जैसा है वैसा ही हमें वाक्य में लिखना पड़ेगा, चाहे वो कौन सी विभक्ति हो या कुछ भी हो, लेकिन वो ऐसा ही लिखना पड़ेगा। अगतो, अगतो का मतलब होता है सामने। अथ का मतलब होता है यहाँ, मतलब इथे मराठी में। अज्ज का मतलब होता है आज। तो ये सब इस तरह हमें यूज करना है क्रिया विशेषण की तरह। ये अव्यय जो है दिए हुए है, ये हमें क्रिया विशेषण की तरह हमें यूज करना है, मतलब इस्तेमाल करना है। अतीव मतलब अत्याधिक। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो फल जो है ये बहुत ही मीठा है। अगर हम ऐसा कहना चाहते हैं, अगर कहेंगे तो फिर क्या करेंगे, कैसे कहेंगे, इमंग फलं अतीव, अतीव मधुरं अत्थि, मतलब ये फल बहुत ही मधुर है। तो ये अतीव जो है, ये अतीव
ये हमें क्या ये हमें क्या बताता है? ये हमें क्रिया विशेषण के रूप में हमें बताता है। अतीव मतलब अत्यधिक मतलब बहुत ही, श्रद्धा मतलब निश्चय से, ओके। और बहुत सारे, अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ बहुत ही, यहाँ लड़के खेलते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे कहेंगे? बालका अत्र क्रीडन्ति, ओके। कैसे कहेंगे? बालका अत्र क्रीडन्ति। तो ये अत्र लिखते वक्त हम ये वो जैसा है वैसा ही लिखना है। मतलब बालक बालक बहुत सारे बालक यहाँ पे खेलते हैं। तो इसी तरह है यहाँ पे अधुना मतलब इस समय, अधुना मतलब इस समय। यहाँ पे देखिए ये, हाँ, ये अधुना मतलब इस समय। मतलब इसका क्या मतलब हो जाएगा? इस समय, इस समय अभी हम क्या कर रहे हैं? इस समय क्या कर रहे हैं? पाली भाषा सीख रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अधुना मयंग पाली भाषा सिखाम। मतलब हम अभी यहाँ पे इस समय पाली भाषा सीख रही है। अधुना मतलब इस समय। और इसे अधुना के बजाय हम इदानी भी रखते हैं। मतलब इदानी मतलब अभी, मतलब आता। मराठी में हम इदानी मयंग पाली भाषा शिक्षाम, मतलब आता आम्ही पाली भाषा सीखतो। अधो का मतलब होता है नीचे, अधो का मतलब होता है नीचे। अंतरा का मतलब होता है मध्य में, अंतरेन मध्य में, बिना अंतो मध्य में, अप्यो मतलब होता है शायद। तो ये सब जो है, तो आपको ये सब जो क्रिया, ये जो अव्यय है, ये आपको पाठ ही करना है, मतलब मुखगत करना है। और उसके अर्थ जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है। और वाक्य में उसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे अगर कत्थ यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कत्थ दिया है, ओके, उसका मतलब क्या हो गया? कहाँ। तो अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो, तो हम कैसे कहेंगे? पाली में कैसे कहेंगे? त्वं कथं, त्वं कथं गच्छसि। ऐसा हम कहेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जाते हो। तो यहाँ पे कथ मैंने यूज किया, तो कैसे किया? त्वं कथ गच्छसि, मतलब आप कहाँ जा रहे हो। अभी यहाँ पे कथंग है, तो कैसे, मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? हाउ। हाँ। और अब हम कैसे पूछते हैं ना, आप मराठी में हम कैसे, तुम्ही कसे आहात। हम अगर किसी से मिलते हैं तो हम उसे आप कैसे हो, ऐसे हम पूछते रहते हैं। तो हम पाली में ऐसे कैसे करेंगे? कैसे पूछेंगे उसे? कथं त्वं सी, मतलब आप कैसे हो, मतलब तू कैसा है। कथं, कथं त्वं, त्वं का मतलब होता है तू या आप। और सी मैंने लगा दिया, तो वो क्या है? असी जो है, सॉरी, मध्यम पुरुष वर्तमान काल का सी जो प्रत्यय है, वो मैंने लगाया, वो शॉर्ट फॉर्म में लगाया, सी, ओके। असी का सी वहां पे शॉर्ट फॉर्म में हो गया। अस धातु का, अस धातु का, सॉरी, मध्यम पुरुष सी का नहीं, अस धातु का। कथन त्वंसी मतलब आप कैसे हो।
यहाँ पे कदा लिखा है, तो यहाँ पे कब मतलब मराठी में केव्हा। हाँ, तो हम अगर किसी को आप कब आएंगे, तो हम ऐसा उनसे पूछेंगे त्वं कदा आगच्छसि। हाँ, तू केव्हा येतोस किंवा गच्छिष्यसि, मतलब आप कब आएंगे, ऐसा फ्यूचर टेंस में हम उसको पूछ सकते हैं। तो ये ऐसा ये जो क्रिया विशेषण जो है, ये बोली भाषा के बारे में और साहित्य की भाषा में हमें बहुत ही अच्छी तरह से उसका उपयोग करना पड़ता है, और इससे बहुत ही सटीक ऐसा सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इति हमने देखा, इति हम हमें हमेशा देखते हैं, तो ये क्या है, इति ये अव्यय है ऐसा। ओके, इह यहाँ, चना, यहाँ पे कुदा चना ये एक शब्द है, देखिए कुदा, वेरेन वेरन, ये धम्म पद है ना, तो इसमें कुदाचन सम्मति ऐसा कुछ तो भी है। तो वहां का ये चन जो है, तो ये कुछ मतलब अनिश्चय वाचक, मतलब अनिश्चय वाचक है ये, वैर से वैर कभी नहीं खत्म होता, ऐसा उसका मतलब है। चीरन मतलब दीर्घ काल, ऐसा इसका मतलब होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे, मैंने आपको ये व्हाट्सएप पे भेजा है, लिस्ट भेजी है। तदा का मतलब होता है तब, तदानी का मतलब होता है तब, तहिं का मतलब होता है वहां, तहं का मतलब होता है ताव। ऐसे ये बहुत सारे अव्यय है कि जो क्रिया विशेषण के रूप में हम यूज करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं, पुनः पुनः, बार बार। ओके, मतलब अगेन एंड अगेन। पेच मतलब परलोक में। अभी ये शब्द जो है, ये धम्मपद में भी आया है, इदं पेच्यति, परं पच्यति, ऐसा कुछ तो भी, मतलब यहाँ पे भी दुख से जीते हैं, परलोक में भी दुख से जीते हैं, ऐसा उसका कुछ तो भी मीनिंग है। तो और न का मतलब होता है नहीं, दोषों का मतलब होता है रात में, नमो का मतलब होता है नमस्कार। यहाँ पे देखिए ये जो है क्या है, नमस्कार। तो ये नमस्कार, तो ये नमो जो है ये क्या है, अव्यय है, मतलब जैसा है वैसा ही हम करते हैं, लिखते हैं। तो हम कहते हैं नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, नमस्कार मतलब आकार, मतलब यहाँ पे ये जो नम जो है शब्द, ये नम जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, नम, नम शब्द का मतलब क्या होता है, नमो नमामि का, किसी को पता है, नम मतलब, नम का मतलब होता है झुकना, आदर से झुकना। तो हम जब कहते हैं कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, तो हम नम का आकार मतलब उस तरीके से हम झुकते हैं आदर से। तो किसके आगे झुकते हैं, किसको जो झुकते हैं, नमो तस्, मतलब उसे उसे, सम्मा संबुद्ध, जो सम्मा संबुद्ध है, जो अरहंत है, उसको हम क्या करते हैं, नमन करते हैं। तो इसी अर्थ में ये नमो ये अव्यय है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे शब्द और मीनिंग जो है वो मिल जाएंगे। यथा, यहाँ पे यथा है, मतलब जैसे। हाँ,
एक वाक्य है, जैसे कि भगवान बुद्ध जब पंचवक्कीय भिक्षु के पास आते हैं, तो जैसे जैसे वो नजदीक आते हैं, तो जो पंचवक्कीय भिक्षु होते हैं, वो अपना क्या मन में क्या निश्चय करते हैं कि इसको बैठने के लिए जगह नहीं देनी है, पानी नहीं देना है, मतलब ये वो तय कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे भगवान बुद्ध उनके नजदीक आते हैं, तो ये उन्होंने जो निश्चय किया होता है कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो सब भूल जाते हैं। तो यथा जैसे जैसे, मतलब यथा यथा आगच्छन्ति, मतलब जैसे जैसे आगच्छन्तु, मतलब यथा यथा आगच्छन्तु, मतलब जैसे जैसे आ रहे थे, आ रहे हैं, तो ऐसा इसका यथा का मतलब वहां पे हो सकता है, मतलब हो सकता है नहीं है। सब्बतो मतलब चारों ओर, समन्ततो मतलब चारों ओर, और समन्ता चारों ओर। ये समन्ता भी शब्द हम देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं? समन्ता चक्रवालेषु, ये शब्द हम कहाँ पे देखते हैं? रतन सूक्त में देखते हैं ना। क्या है वो रतन सूक्त, किसी को मालूम है? यानी ध देवयानी पाटिल, हाँ कहिए। वेरी गुड, देवयानी पाटिल। हेलो। अरे यार, बोलिए जल्दी। आवाहन सूत्र सर। आह्वान सर सूत्र, मैं आवाहन ठीक बोलता है, हूँ। हाँ, वहां भी है। आवाहन। हाँ हाँ, क्या है सर वो? मैं बोलता हूँ, समंता चक्रवालेषु यक्खा देवाच जरूर। ब्राह्मणा। यस यस, मतलब समन्ता चक्रवालेषु, मतलब चारों ओर का जो चक्रवाल जो है, मतलब सूर्यमालाएं है, वो जो है वहां के जो सब देवता है, उसे हम वो आह्वान किया जाता है। ऐसा ऐसे ऐसे ही है ना, समन्ता चक्रवालेषु। जी सर, जी सर। हाँ हाँ। तो ये जो शब्द है, यहाँ पे देखिए, सम्मा, सम्मा शब्द मतलब अच्छी तरह से, मतलब सम्मा संबुद्ध हम कहते हैं, है ना, सम्मा संबुद्ध। तो वो क्या है, बुद्ध कैसे हुए हैं? अच्छी तरह से हुए हैं, उसमें कोई भी विषमता नहीं है, उसमें कोई भी क्या बोलते हैं, विकार नहीं है, अशुद्धता नहीं है, तो बहुत ही अच्छी तरह से, पवित्रता से वो संबुद्ध है, इसीलिए हम उसे सम्मा संबुद्ध कहते हैं। ये स्वयं, ये स्वयं का मतलब होता है स्वयं। ओके, तो स्वयं का मतलब होता है स्वयं। तो ये भी कैसे है, हम भगवान बुद्ध हमेशा कहते हैं कि स्वयं अभी, स्वयं सच्ची कत्वा, स्वयं सच्ची कत्वा अभिन्या, स्वयं अभिज्ञा सच्ची कत्वा, ऐसा कहते हैं भगवान बुद्ध। मतलब जो उच्च ज्ञान जो है, वो मैंने स्वयं, मतलब स्वयं मैंने रियलाइज किया है, मतलब खुद मैंने उसका अनुभव किया है। तो ये स्वयं शब्द वहां पे आता है, स्वयं अभिज्ञा सच्ची कत्वा। तो बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं हम। ये साधु जो शब्द है, हेलो, हाँ, ये साधु का शब्द है, ठीक है, मतलब ठीक। और उसका दूसरा मतलब भी ये होता है, एग्रीड, यानी मान्य करना, मान्य करना इसका मतलब होता है ठीक। साधु का मतलब होता है, और साहू का मतलब भी साधु होता है। साहू, ये नीचे दिया हुआ है, सायं। एक मिनट, एक मिनट,
हाँ, वीय, वीय का मतलब होता है, वीय का मतलब है सदृश, म्हणजे उसके जैसा, उसके जैसा वीय, मतलब पुत्तो वीय, या मतलब क्या, पुत्र के जैसा, पुत्तो वीय मतलब पुत्र के जैसा, स्वथी मतलब कल्याण। ये भी हम शब्द हमेशा कौन सी गाथा में आता है, ये स्वथी, होती, होतु, क्या कौन से गाथा में है ये? कौन कहता है? यस प्रज्ञा मैडम, स्वती, ये रतन सूत्र में आता है ना शायद, बहुत बार आता है ये शब्द रतन सूत्र में। हाँ, कौन कौन से, कहिए। रतनसुत्त एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। हाँ हाँ इदम्पि बुद्धे रतनं पंडितं, असं आहे ना, हाँ प्रत्येक हाँ संताला आहे. हाँ, सुवत् ये ये शब्द जो है, ये बहुत ही बार रतन सूक्त में आता है। ओके, अभी ये सुवत्ती जो शब्द है, ये यहाँ पे आप अगर देखेंगे और डीप अगर देखेंगे, हम जाएंगे तो सु लगा हुआ है यहाँ पे, सु, ठीक है? ओके, मतलब अच्छे तरीके से कल्याणमय, ऐसा भी इसका नाम होता है। सेयथापि नाम मतलब जैसे, जैसे अभी ये सेयथापि जो शब्द है ना, तो इसका सेय यथापि ऐसा है, इसका विग्रह है, लेकिन वो बहुत ही अभी देखेंगे, अभी इतना डीप हम नहीं जाएंगे। सकी मतलब एक बार, तो ये एक बार का सकदागामी जो है ना, सकदागामी शब्द है, तो इसी से बना है, सकदागामी मतलब एक बार। अभी इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है? ये जो अव्यय मैंने बताए, ये तो पूरा आपको ही पढ़ना है, और आपको भी आपको ही उसके जो सेंटेंस है वो पाली में देखना है। तो किसी को कुछ कहना है इसके बारे में, कुछ शंका है? ये समझ में नहीं आया सर, ऐसा कुछ? आपके आपको होमवर्क के लिए या घर पे स्टडी के लिए मैंने ये लिस्ट आपको भेज दिया है। ओके, ऊपरी पन्यास मतलब ऊपर के पन्यास, एतर ही मतलब अब, अभी, एतावत्ता मतलब अब तक, तदा मतलब तब। किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हम यहाँ पे जो दूसरा जो अव्यय है, संयोजक आदि, ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें ये संयोजक जो है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दो शब्दों को जोड़ना या दो वाक्यों को जोड़ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उद और उदाऊ, ये दो शब्द है। कौन से? ये उद और उदाऊ। ओके, इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब? क्यों?
और अंग्रेजी में हम उससे कहते हैं और कहते हैं अंग्रेजी में उसे। देखिए यहाँ पे और लिखा है मैंने। ओके। ओके, तो उदाऊ या उद, तो यहाँ पे देखिए ये दो दो वाक्य है, तो इसे जोड़ने का काम किसने किया है? ये उद या उदाऊ। इसका मतलब होता है मराठी में क्यों। इसका मतलब होता है क्यों। हिंदी में क्या कहेंगे उसे? या कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए किन्नु बुद्धं शरणं गच्छसि उद अन्यं शरणं, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे किंग नु ये शब्द हुआ है, ये किंग और नु जो शब्द है इसका संधि हो गया है। तो ये किन्नु ये जो शब्द है, ये इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब उसको डाउट है, क्या तुम अभी यहाँ पे गच्छसी ये जो क्रियापद जो है, यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो कर्ता जो है यहाँ का कौन हो सकता है? त्वंग ही हो सकता है, मध्यम पुरुष का, गच्छसी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम त्वंग लिखेंगे तो कैसा होगा? त्वं किन्नु बुद्धं शरणं गच्छसि, मतलब क्या तुम बुद्ध बुद्ध की शरण को जाते हो? अभी यहाँ पे उद अन्यंग शरणं, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह किया गया है। तो यहाँ पे उद का मतलब होता है या, मतलब या और, या क्यों, मराठी में हम क्यों अन्य शरण, या आप मतलब दूसरा कोई जो है उसको शरण जाते हो, ऐसा इसका मीनिंग है। मतलब क्वेश्चन पूछा गया, अन्य मतलब अन्य को शरण जाते हो, मतलब दूसरों को या इतर को शरण जाते हो। तो ये जो अन्य शरण जो शब्द का वाक्य है, ये किन्नु बुद्धं शरणं गच्छसि को ये बुद्ध से क्या हो गया? जोड़ा गया। समझे? और ये उदाहु जो शब्द है इसका भी मीनिंग वही होता है, और या मराठी में क्यों, ऐसा। अभी वही वाक्य है, लेकिन इस्तेमाल किया क्या, उपयोग क्या किया, उदाहु का किया है। किन्नु बुद्धं शरणं गच्छसि, मतलब क्या तुम बुद्ध शरण को जाते हो? हाँ। उदाहु अन्य शरण, क्यों या अन्यों को शरण जाते हो, ऐसा इसका मतलब हुआ। मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे उदाऊ जो है, कभी कभी होता है, कभी कभी। हाँ, तो यहाँ पे उदाहु अन्य शरणं गच्छसि, मतलब ये उद और उदाऊ का मतलब होता है या। अभी इसकी विशेषता ये है कि ये उद और उदाहु कभी भी वाक्य के शुरुआत में नहीं आता। यह आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। उद और उदाऊ जो है ये वाक्य के शुरुआत में कभी नहीं आते, तो वो बीच में आते हैं, मतलब दो वाक्यों के बीच में वो आते हैं, उद और उदाहु। ये देखिए, ये पहले कभी नहीं आते। तो इसी तरह ये संयोजक जो है, ये अव्यय जो है उद और उदायु, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ता है, इसलिए उसे संयोजक कहते हैं। अभी ये दूसरा जो है च जो है, तो ये च जो है इसका क्या मीनिंग होता है? आणी, मराठी में क्या बोलते हैं?
आनी, और हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। हाँ, और तो ये जो च होता है कभी कभी एक ही देते हैं या कभी कभी दो देते हैं। तो एक का मतलब होता है तो सिंपल होता है, लेकिन डबल दो बार अगर च दिया गया तो जो च जिसके बारे में दिया है तो उस पे एम्फेटिक मतलब जोर देने के लिए उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो वाक्य दिया है, समणो बुद्धं वंदति, समणो बुद्धं वंदति च शीलं रक्षति च, मतलब ये जो पहला वाक्य जो है ये एक है, और दूसरा जो वाक्य है शीलं रक्षति च। तो समणो क्या करते हैं, बुद्धं वंदति मतलब बुद्ध को वंदन करते हैं, और ये च का मतलब हो गया, और क्या, शीलं रक्षति च मतलब शील के रक्षण भी करते हैं। मतलब भी यहाँ पे लग गया, मतलब जो दो जो बातें हैं उस पे स्ट्रेस किया गया है, दो बातों पर। समणो बुद्धं वंदति च शीलं रक्षति च, मतलब बुद्ध का वंदन भी करते हैं और शील का रक्षण भी करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक च को निकाल दिया, मतलब समणो बुद्धं वंदति शीलं रक्षति च ऐसा लिखा, तो उसका क्या मतलब होता है, वंदन और रक्षण करते हैं, वंदन और रक्षण, शील का रक्षण करते हैं। मतलब यहाँ पे दोनों पर इतना स्ट्रेस नहीं दिया, एक सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर दो बार मैंने च लगा दिया तो वो उसका क्या होता है, वो जोर देते हैं। मतलब समण क्या क्या करते हैं, सिर्फ शील का रक्षण नहीं करते तो बुद्ध का वंदन भी करते हैं, ऐसा इसका मतलब हो गया च। ओके जेठे साहब। सर जय भीम सर. हाँ जय सर या दुसऱ्या चा अर्थ आपण जसं मराठीमध्ये सुद्धा म्हणून सुद्धा आपण घेतो असतो. जसं या हाँ भी, वाक्यामध्ये आपण लिहिलं की श्रमण बुद्धांना वंदन करतात आणि शीलाचे रक्षण सुद्धा करतात, अशा हाँ प्रकारे आपण घेते ना सर. हाँ हाँ, तो क्या बोलता है उसे, जोर देने के लिए दोनों क्रिया वो करते हैं ऐसा दिखाने के लिए ये दो छ यहाँ पे लगाया हुआ है। ओके, अभी चे, यदि और सचे, ये जो है इसका मतलब होता है जर। हाँ भैसारे साहेब, तुम्हाला काय म्हणायचं अजून? हो सर, थोडं मला हे सांगायचं होतं ते सर, हे आपल्या महामंगल सूत्रामध्ये तीनदाच येतं सर, तीनदाच येतं. उदाहरणार्थ हाँ जसं सर, गारवोच निवातोच हाँ, संथुट्टीच कतन्युता, व्हेरी तिथं गुड, तीनदाच आलेलं आहे सर. बरोबर. तर मग सर याचं मतलब मिनिंग तसंच होईल का? येस येस, म्हणजे ते तिन्ही गोष्टींचा बद्दल तिथे काय जोर दिलेला आहे, म्हणजे तिन्ही गोष्टींचा बद्दल तिथे सेपरेटली सांगितलेला आहे. आणि नुसतंच तिन्ही गोष्ट आणि असं म्हटलेलं नाहीये, तिघही गोष्ट. तर संतुष्टीच म्हणजे त्याच्यावरही जोर दिलेला आहे. आणखी काय काय आणखी, गारवोच निवातोच आणि संतुष्टीच कतन्यू, म्हणजे येस गौरव करणे, नम्रता बाळगणे आणि काय म्हणतात त्याला संतुष्ट असणे. संतुष्टी म्हणजे संतुष्टी असणे. येस 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 येस, गुड गुड. अच्छा, म्हणजे तिने तिने म्हणजे प्रत्येक याच्यावर जोर दिला, म्हणजे जोर दिला आहे. येस येस, आणि हा, अच्छा, आणि आपण ओके. मराठीमध्ये पण असं बोलतो ना, मी तिथे गेलो आणि पाणी पिलं, आणि पाणी पिल्यानंतर मला तिथे माझा मित्र भेटला, आणि अच्छा, परत मित्र भेटल्यानंतर मी त्याच्याशी बोललो. तर म्हणजे ह्या अच्छा. गेलो, मित्र दिसला, पाणी पिलं, तर हे कसं सांगताय तुम्ही, अगदी जोर देऊन सांगतायत. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला तुम्ही महत्व देतायत, नाही का? यू आर हा, हा. गिव्हिंग इम्पॉर्टन्स टू ईच अँड एव्हरी ऍक्शन, आहे की नाही? जर Yes, sir. असं म्हटलं असतं की मी तिथे गेलो, माझा मित्र भेटला आणि मी त्याच्याशी बोललो, तर यामध्ये काही विशेषता दिसते का तुम्हाला?
अच्छा, बरोबर आहे सर. है की नाही? तर अशा पद्धतीचं जे काही वर्णन जे आहेत ते आपल्याला हे जे क्रिया विशेषण जे आहेत, ये क्रिया विशेषण, ये संयोजक आदि अव्यय या विस्मय आदि बोधक, ये अगर हमें मालूम है तो हम उस वाक्य का बहुत गंभीरता से अर्थ निकाल सकते हैं। मतलब वो अपने को रियलाइज होता है, अपने को अनुभव आता है उसका। समझे समझे ना? अभी ये जो चे है तो इसका मतलब होता है जर, मराठी में। और हिंदी में क्या होता है, यदि, हिंदी में भी आता है शब्द, यदि अगर मैं गांव गया तो मैं मेरे मित्र से मिलूंगा, ऐसा। यदि मतलब जर, मराठी में क्या कहते हैं, जर। अभी ये च, यदि और सचे, ये तीनों का भी मीनिंग एक ही है, एक ही है, इसमें कुछ फर्क नहीं है। तो ये किस तरह इस उपयोग करते हैं, बुद्धो भवेय चे मारन जेसति। मतलब इसका मतलब हो गया, जर बुद्ध झाला तर, हाँ, बुद्ध झाला तर मारन जेसति, मतलब मार को वो जीतेगा, मार को जीतेगा। ओके, बुद्धो भवेय चे मारन जेसति, अगर वो बुद्ध हो गया तो मारन जेसति। अगर, यदि अगर हमने इस्तेमाल करना है तो ये वाक्य के शुरुआत में आता है, यदि बुद्धो भवेय मारन जेसति। अगर, हाँ, यस, अगर, हिंदी में अगर शब्द होता है, अगर बुद्ध होगा, भवेय, तो क्या, मारन जेसति, मतलब मार को जीतेगा। ये जी का ये फ्यूचर टेंस है, जेसति। ओके, सचे, सचे बुद्धो भवेय मारन जेसति, मतलब अगर बुद्ध हो गया या होगा तो मार को जीतेगा। तो इसी तरह ये चे, यदि, सचे, ये अगर के रूप में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। मराठी में हम उसे ज कहते हैं। ये जो च होता है ये आनी, मतलब एंड, हिंदी में उसे और कहते हैं। तो ये कहा, और उद और उदाऊ जो है ये क्यों, या मराठी में मराठी में हम क्यों बोलते हैं, हिंदी में या बोलते हैं, ये, और अंग्रेजी में हम उसे और कहते हैं, और। तो इसी तरह ये संयोजक आदि जो अव्यय जो है, इसको मैंने बताया। अभी ये किमु और किमुत जो है, हम इसे अगले क्लास में मैं उसके पढ़ाऊंगा। किमु का मतलब होता है हाउ मच मोर, मतलब और कितना, और कितना, ऐसा इसका मीनिंग होता है। किमु या किमुत का मतलब और कितना। तो ये हम अभी अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो इसी तरह ये संयोजक आदि जो है अव्यय, इसका मीनिंग मैंने बताया। और जो ये जो क्रिया विशेषण दिए हुए हैं, ये इसका मैंने सब तो नहीं मैं बता सकता, मतलब टाइम इतना नहीं है। लेकिन आप अगर बताएंगे, करेंगे, तो आप पूछेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो ये भी आपको क्या करना है, मुखद्गत करना, मुझे पाठ करना है, और उसका मीनिंग भी आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको अगले क्लास में इसका डिवाइडेशन करूंगा, मतलब टाइम ऑफ एडवर्ब, प्लेस ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस, या एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसा थोड़ा मैं उसको और डिफाइन करके आपको बताऊंगा। तो आपको और अच्छी तरीके से उसका मीनिंग समझ जाएंगे आप। तो इसी तरह हमने ये क्रिया विशेषण का जो है, रूढ़ी का जो भाग जो है, वो हमने सीखा। और जो विस्मयाबोधक जो है, एक पार्ट अभी बाकी है, वो भी अगले क्लास में हम लेंगे। विस्मयाबोधित मतलब वंडर, मतलब आश्चर्यचकित होना।
जब हम आश्चर्यचकित होते हैं तो कुछ न कुछ तो भी हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विस्मयादिक बोध, बोध कहते हैं। तो हम मराठी में क्या कहते हैं, अरे वाह ऐसा कहते हैं ना, अरे कुछ लग गया तो अरे ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे पाली में भी बहुत सारे शब्द है, तो उसका भी हम अध्ययन अगले क्लास में करेंगे। तो इसी तरह आज का हम क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। डॉक्टर साल्वेकर कुछ तो भी पूछने वाले थे शायद, उन्होंने हैंड रेस किया था। डॉक्टर साल्वे जी, आपको कुछ हेलो कहना है? हेलो हेलो सर, हाँ आवाज आ रही? आवाज आ रही? हाँ, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। जय भीम। हाँ सर, परित्राण पाठ में आवाज नहीं आ ये रहा रास ठीक तो से। हुआ, चोर तो हुआ। हेलो। जी जी, अभी आ रहा है? हेलो, हाँ आवाज बोलिए आ रही बोलिए, सर? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जो अपना मंगल परित्राण पाठ होता है, रास तो हाँ हुआ, चोर तो हुआ, मनुष्य तो हुआ, अमनुष्य तो हुआ, द्वित हुआ, उद्गत हुआ, ये जो है तो वावा लगा है सर ये इसमें। हाँ, तो फिर वाह है ना, अच्छा है ना, वाह हाँ, वाह। है ना? ये परित्राण में सब शब्दों में वावा आया है इसमें। वाह वाह लग गया। हाँ, तो वाह का मीनिंग होता है क्यों वहां, हाँ। मराठी में क्यों वहां, ऐसा मीनिंग अच्छा। होता है। हाँ, ये यहाँ पे वाह शब्द दिया है या नहीं दिया है मुझे पता नहीं। क्रिया विशेषण शायद नहीं है यहाँ पे वाह। नहीं, लेकिन वो उसमें वाह आ गया सर, है ना? हाँ आता है, वाह का मतलब खानो होता खुतो है वाह, क्यों। कंठो खुतो वाह, हाँ हाँ ऐसा है ना वो? हाँ। हाँ, तो अशुद्ध कंटक मतो वाह। तो, कंटक तो वाह मतलब कंटकों से क्यों वहां। हाँ। अगला जो है क्या है उसका नाम, क्या है उसका। जनपद, जनपद हाँ रोग तो जनपद, वाह। हाँ जनपद से, हाँ हाँ कंटक से क्यों, जनपद से क्यों, ऐसा क्यों क्यों क्यों। और हिंदी में हाँ हम करेंगे कंटक से या जनपद से या अही से या तच्चर से, या ये सब या करके मतलब क्यों और कर करके लास्ट में वो सब दिया है। हाँ, और वो चंड तो, हत्ती वगैरह वो आगे दिया है फिर हाँ वो। हाँ हाँ, और वो जो तो लगता है ना, तो वो पंचमी के अर्थ में लगता है, राज अच्छा। तो वा। हाँ, राज तो मतलब राजा से, मतलब पंचमी का उसका अर्थ है। अभी वो तो हम पढ़ने वाले हैं आगे, और डीप में जाएंगे अच्छा। तो हम पढ़ेंगे। हाँ, वो तद्धित में आता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा वो। तो जो तो होता है गाम तो, गाम स्मा और गाम तो, इसका एक ही मीनिंग होता है, मतलब गांव से। लेकिन ठीक ठीक। कहाँ पे तो लगाना है, कहाँ पे स्मा लगाना है, ये भी कुछ रूल है, वो बताऊंगा मैं आपको। ओके। ओके सर, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। दो पार्टिसिपेंट, अभी मैं ये शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, और किसको क्या पूछना है पूछिए। हाँ प्रज्ञा मॅडम। सर तुम्ही ते मागे ननू आणि नून याचा अर्थ काय सांगितलं होतं त्याचं, ननू आणि नून. हाँ बताऊंगा मैं। ननु अ, और नूना, नूना का मतलब होता है डाउटफुल, डाउटफुल। अगर आपको कुछ डाउट है तो नून होता है, नून का इस्तेमाल करता है। अब सॉरी, ननू का इस्तेमाल होता है। और नून का मतलब होता है, आपण म्हणतो ना खरंच का, खरंच का, असा म्हणजे खरंच का म्हटलं म्हणजे जिथं डाऊटफुलच येतो आपण, ह्या अर्थाने आपण नून आणि ननू जे आहे ना त्याचा मिनिंग आपण घेतो। ओके, त्याचे उदाहरण पण घेईल मी पुढे वाटलंस। जब कोई बात डाउटफुल होती है ना, तो वो पूछने के लिए ननू या नून होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर आपको सामने वाले से अगर पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स चाहिए तो नून हमें ये करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये और ग्रामर, एडवांस ग्रामर की बात है, धीरे धीरे हम वो भी सब पढ़ लेंगे। ओके।